हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर अमन और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बेसिक्स पे जाते हैं और हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री में जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। जैसे कि हमें पता है कि एवरीथिंग, आपने पढ़ाई होगा 9th में, कि एवरीथिंग अराउंड अस, जितना भी मैटर है हमारे आसपास, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। Atoms are the smallest undividable या unbreakable particles। सबसे छोटे particles होते हैं क्या? Atoms। और हमने ये भी पढ़ा था कि atoms are also further made up of further smaller particles called as protons, neutrons and electrons। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ घूमते रहते हैं इन सर्कुलर पाथवेज कॉल्ड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो एक बात तो तय है, हर मैटर में हर जगह एटम्स प्रेजेंट होते हैं और हर एटम में ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एवरी मैटर, कि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब ये क्यों? क्योंकि एटम्स सब जगह प्रेजेंट होते हैं और एटम्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हैं? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं जैसे कि चार्ज पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एवरीवेयर। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ एटम्स न्यूट्रल होते हैं, कुछ एटम्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कुछ एटम्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली क्या होता है, जनरली जो नॉर्मल स्टेट होती है, जो नॉर्मल एटम होता है, उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं और नंबर ऑफ़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जनरली जो एटम होता है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जितने होते हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मान लीजिए अगर एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 प्रोटॉन्स भी होंगे, 10 प्रोटॉन्स भी होंगे। इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है। इस वजह से जो नेट चार्ज आता है वो क्या हो जाता है? 0। कुछ जो एटम्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? ज़्यादा। प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि नंबर प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जैसे कि ये एटम, इस एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और 5 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो नेट यहाँ पे कितना चार्ज आया? नेट यहाँ पे चार्ज आया +1। तो ये एटम कैसा है? ये एटम है पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हम इस एटम को देख लेते हैं। इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो नेट जो चार्ज होगा वो कितना होगा? -1। तो ये एटम कैसा हो गया? ये एटम हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर हम इस एटम की बात करें तो इस एटम में प्रोटॉन्स हैं 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स, 5 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर सेम, इसलिए ये एटम कैसा हो गया? न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये है क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं है? नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, पर द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसलिए कोई नेट चार्ज इस एटम के ऊपर नहीं है।
पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। सारे एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि सारे एटम्स, सारे मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि मेजरेबल हो। मेजरेबल का मतलब जिसे नापा जा सके। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मैटर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये मैं थोड़ी ही देर में आपको समझाने वाला हूँ, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पर आप अब ये डेफिनेशन अपने दिमाग में रखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस कि कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। तो बेसिकली दो ही टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज का? पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल हो गया प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो एटम्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। बेसिकली दो ही तरीके के चार्ज होते हैं और ये हमने एग्जाम्पल देखा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है। कंजर्वेटिव का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। हम कंजर्वेशन से बहुत चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था कि अब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज ऑल्दो इट कैन वेरी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज ना ही तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर ये एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या ये एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में पहुंचाया जा सकता है। चार्ज इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। चलिए अब इसे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है यह है एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? अभी हमने ये कोरोना टाइम चल रहा है तो हमने आइसोलेशन के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ रखी हैं, है ना। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे अलग हो जाना। तो ऐसा सिस्टम जो कि अदर सिस्टम से बहुत दूर है, सबसे अलग है कि वो उनसे इंटरेक्ट भी, मिलजुल भी नहीं पा रहे, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ फिजिकल सिस्टम that is so far removed from other systems that it does not interact with them, है ना। तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम में 3 मास रखे, मास ए, 3 मैटर रखे, मैटर ए, मैटर बी या मैटर सी। इसे मैटर की जगह सब्सटेंस भी कह सकते हैं, सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी एंड सब्सटेंस सी, ठीक है। अब सब्सटेंस ए में 10 प्रोटॉन्स हैं एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सब्सटेंस बी में 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सब्सटेंस सी में 25 प्रोटॉन्स हैं एंड 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं
प्रोटॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड, क्योंकि प्रोटॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगाता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से प्रोटॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रैवल नहीं कर पाते। पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, और वो आउटर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस लगाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा कम लगती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं या जा सकते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब हम कहते हैं कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, तो एक्चुअल में हम किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं, हम चार्ज की बात कर रहे होते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, दे आर वेरी टाइटली हेल्ड, बट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड inside the atom. That's why they can travel from one atom to another and hence from one substance to another substance. तो मान लीजिए ये इसमें से ये 10 इलेक्ट्रॉन है मैटर ए में, तो इसमें से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये 25 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं। पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे सिस्टम में, 10, 20 एंड 25, तो हमारे पास कितने हो गए, 45 एंड 55। टोटल हमारे सिस्टम में, हमारा ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टोटल इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, टोटल इसमें 55 प्रोटॉन्स हैं। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में ये तो हो सकता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएँ, तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे कितने हो जाएँ, 25 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँ, और यहाँ पे कितने रह जाएँ, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएँ। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएँ तो 20 की जगह 25 हो जाए, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स जब चले गए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएँ, सिर्फ और सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएँ। पर तब भी द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने रहेंगे, अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तब भी हमारे पास 55 ही रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हमारे पास 55 ही रहेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ना तो कोई नया प्रोटॉन ऐड हुआ है इस सिस्टम में, ना ही कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है इस सिस्टम में, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डिलीट हुआ है इस सिस्टम से, ना ही कोई प्रोटॉन इस सिस्टम से डिलीट हुआ है। बस ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफ़र हो जाएं। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। होप सो आप ये प्रॉपर्टीज़ की समझ गए होंगे। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब ये है कि मतलब पर्टिकुलर, ये मेजरेबल है, इसे हम एक पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं। जैसे कि एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास में 1 प्रोटॉन हैज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब है ये हमने इसे क्या दे दिया, इस प्रोटॉन को हमने मेजर कर लिया कि इसके पास कितना चार्ज है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज़ चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, दैट इज़ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कूलम, एंड दिस कूलम जो यूनिट है ये दैट इज़ अ वेरी मच बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास में सिर्फ माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी चार्ज प्रेजेंट होता है, और -19 से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम चार्ज प्रेजेंट होता है। तो हम एक अब डेरिवेशन करेंगे, एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। कैसे लेंगे हम इसका, हम इन्वर्स कर देंगे। एक कूलम में कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये माइनस है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन्स।
और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम्ब चार्ज में। अपार्ट फ्रॉम कूलम्ब एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, दैट इज़ फैराड। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक दूसरी यूनिट होती है, दैट इज़ फैराडे। It is the charge on 1 mole of electrons. 1 Faraday is equal to the charge on 1 mole of electrons. और एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 मोल में होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 फैराड। दैट मीन्स 1 फैराड या 1 फैराडे इज इक्वल टू 96485.3 कूलम्ब। 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होगा? 1 फैराडे विल बी इक्वल टू 96485.3 कूलम। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, और ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट अब हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।